हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की हम बात करने वाले हैं सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो रीट प्री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को देखें, उनमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, ईवीएस के क्वेश्चन भी बनाए हैं, तो उन पर जाकर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाल विकास का अर्थ क्या है? पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ क्या है? जब विकास होता है, ये बालक का विकास होता है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती है। तो विकास वृद्धि होता है वो विकास में ही शामिल होता है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन पढ़ने हैं। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव ऑप्शन दिखे उसको पहले ही क्रॉस कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको केवल शब्द एक नेगेटिव वर्ड होता है साइकोलॉजी के लिए, तो उसको दिखते ही पहले ही आपको उस ऑप्शन को क्रॉस कर देना है। तो देखते हैं, केवल शारीरिक वृद्धि बाल विकास का अर्थ नहीं हो सकती, केवल मानसिक वृद्धि नहीं हो सकती, केवल सामाजिक विकास नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया। तो विकास कैसी प्रक्रिया होती है? जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं? तो कौन सी अवस्था में होते हैं इसमें ये पूछा है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 प्रकार के अवस्था बताई। कौन कौन सी बताई? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो उसमें प्रश्न में पूछा है कि 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं? तो कौन सी अवस्था में होते हैं? इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? पहले देखते हैं हम लैंगिक भेदभाव होता क्या है। 2 लिंगों के बीच में जो भेदभाव किया या अंतर किया जाता है उसे भेदभाव कहते हैं। लैंगिक भेदभाव है जैसे कि पुरुष और महिलाओं के बीच में, लड़के और लड़कियों के बीच में, यानी 2 लिंगों के बीच में जो अंतर किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसे कहते हैं लैंगिक भेदभाव। तो पहला ऑप्शन है लड़कियों को विशेष शिक्षा देना। लड़कियों को अगर विशेष शिक्षा देंगे तो लड़कों के साथ भेदभाव होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। लड़कों को अधिक अवसर देना, लड़कों को अगर अधिक अवसर दिया जाएगा तो लड़कियों के साथ भेदभाव होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। सहज शिक्षा की प्रणाली को अपनाना, यानी दोनों को साथ साथ शिक्षा देना, यह इस प्रकार में लैंगिक भेदभाव नहीं होता है। यानी कि सिर्फ लड़के और लड़की दोनों को साथ साथ शिक्षा देना, यह राइट ऑप्शन होगा। केवल लड़कियों के लिए स्कूल खुलना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल पहले ही दे रखा है, ये तो पहले ही क्रॉस कर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सह शिक्षा प्रणाली को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्किनर का नाम कौन से सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो स्किनर है उसका नाम है किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं, प्रयोगात्मक शिक्षा शास्त्र। प्रयोगात्मक शिक्षा शास्त्र, इसके जनक कौन थे? टिचनर थे। कौन थे? टिचनर थे, जिन्होंने लिपिंग में प्रयोगशाला में प्रयोग किए थे, इसलिए इन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रचालन अनुकूलन का सिद्धांत। इसी सिद्धांत से स्किनर ने दिया था, स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या था? प्रचालन अनुकूलन का सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए अधिगम के सिद्धांत कितने हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा जो अधिगम के सिद्धांत दिए थे वो कितने सिद्धांत हैं? वो हैं 3 सिद्धांत। यानी थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के कितने सिद्धांत दिए गए थे? 3 सिद्धांत दिए गए थे, जो कैसे सिद्धांत थे? मुख्य सिद्धांत थे, मुख्य सिद्धांत थे। और 5 सिद्धांत कैसे सिद्धांत दिए थे? जो गौड़ सिद्धांत थे। गौड़ सिद्धांत 5 थे। तो 3 सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत थे? जिनमें प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये प्रमुख नियम हैं थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बांडुरा के द्वारा दिया गया था। जेडपीडी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जेडपीडी सिद्धांत यह वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। और नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। नैतिक विकास का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो किस अवधारणा पर आधारित है? जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था वो किस अवधारणा पर आधारित है? बालक स्वयं सीखता है,
इस पर नहीं। सामाजिक संपर्क में सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसमें क्या होता है कि जो सामाजिक बालक क्या होता है, समाज के संपर्क में रहकर अनुकूलन के द्वारा, किसके द्वारा, अनुकरण के द्वारा समाज में रहकर अधिक से अधिक सीखता है। इसलिए समाज के संपर्क में रहने से वो सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन से सीखने का स्तर है सबसे जटिल माना गया है? यानी सबसे जटिल स्तर किसे माना गया है सीखने के स्तर में? ऑप्शन दिए गए हैं अनुकरण, अवधारणात्मक, चिंतनात्मक, यांत्रिक। अनुकरण क्या होता है? हम दूसरे से अनुकरण करके देख कर अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, वह अनुकरण के माध्यम से सीखा जाता है। तो ये होता है दूसरे को देखकर। अवधारणात्मक, किसी अवधारणा को मानकर हमसे सीखते हैं, अवधारणात्मक हो गया। चिंतनात्मक, हम किसी वस्तु पर चिंतन करके अपनी बुद्धिमत्ता से सीखा जाता है, तो उसे कहते हैं चिंतनात्मक। और यांत्रिक तरीके से सीखा जाता है, उसे यांत्रिक कहते हैं। जैसे कि साइकिल चलाना इत्यादि कार्य होते हैं, कैसे होते हैं? यांत्रिक। तो इसमें सबसे जटिल कार्य क्या होता है? चिंतन करना, किसी विषय पर ऊपर क्या करना, विचार विमर्श करना, चिंतन करना होता है। उसे कैसा माना जाता है? सबसे जटिल स्तर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार नैतिकता के कितने स्तर होते हैं? तो कितने स्तर होते हैं? नैतिकता के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। कौन कौन से हो गए? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मास्लो की अवधारणा आवश्यकताओं का पदानुक्रम में, मास्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? मास्लो ने जो आवश्यकताओं का पदानुक्रम बताया उसमें सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी होती है? उच्च स्तर की, इसमें आत्म साक्षात्कार है, वो सबसे उच्च स्तर की क्या होती है? आवश्यकता होती है। मास्लो ने 5 आवश्यकता बताई थी, जो त्रिभुजाकार में बताई थी। सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता बताई थी, उसने बताया आत्म साक्षात्कार वाली अवस्था बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास में नज़दीकी विकास क्षेत्र। नज़दीकी विकास क्षेत्र क्या होता है? ZPT होता है। ZPT जॉन प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट होता है। वो अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? यह अवधारणा वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। किसके ने दी थी? वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई अवधारणा थी। ZPT में क्या होता है? जिसमें हम किसी बालक होता है, उसमें वह अगर किसी उद्देश्य की प्राप्ति में करता है तो उसको सहायता करने के लिए उसके माता पिता या शिक्षक जो भी सहायता प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? ZPT कहते हैं। यानी किसी उद्देश्य की प्राप्ति में किसी के द्वारा जो सहायता दी जाती है उसे ZPT कहते हैं, नज़दीकी विकास क्षेत्र कहते हैं। ऐसा किसने कहा था? वाइगोत्स्की। इसके लिए उन्होंने एक मचान शब्द का भी प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? मचान शब्द का प्रयोग किया था, इसकी फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी बच्चा कैसा रचनात्मक कार्य करे, रचनात्मक कार्य करे, ऐसे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चे को कठोर से कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए? नहीं। बच्चे के ऊपर कठोर अनुशासन लागू करने से उसका मानसिक विकास, सभी तरह का विकास क्या है? वो रुक जाता है। नेक्स्ट है नई चीज़ें सोचने और बनाने के अवसर दें। ये इजी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्योंकि बच्चा होता है जो नई नई चीज़ें सोचने के लिए, जैसे बच्चे को नए नए क्वेश्चन देते हैं कि आप किसी चीज़ को उड़ने के लिए, हम किसी चीज़ की कैसे उड़ा जा सकता है या किसी चीज़ को कैसे किया जा सकता है, इसलिए उसे सोचने के लिए नए नए अवसर देना, उसे बनाने के नए नए अवसर देना, ये बच्चों के लिए क्या होता है? रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान देना, पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देकर नहीं कर सकते। बच्चों को सजा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, सजा नहीं दे सकते। यानी रचनात्मक कार्य के लिए बच्चों को नई नई सोचने के लिए और सीखने के अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो कैसी लगी उसका राय भी अपनी कमेंट में करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।